मुझे लगता है कि जो परसेप्शन है, टूरिज्म परसेप्शन से चलता है और ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश होती रही है भारत के बारे में। दुनिया में पहली बार पर्यटक यहाँ संस्कृति देखने आता था, अब वो ये देखने के लिए आ रहा है कि ये कमाल के लोग हैं, ये कौन लोग हैं। और मुझे लगता है कि वो मेरा भरोसा था वो और मजबूत हुआ है और मैं विश्वास करता हूँ कि भारतीय संस्कृति के मूल्य, 2000 साल पुराना मंदिर, हमारे 1000 साल पुरानी चीज़ें तो एक गांव छोड़कर दूसरे में मिल जाएंगी, लेकिन हमने सहेजा नहीं। शायद कुछ चूकें थी जिन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। आखिर बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। देश से बाहर जाने वालों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख और देश के भीतर विदेशी पर्यटक जो आते हैं उसका आंकड़ा है 1 करोड़ 80 लाख। मेरा विश्वास था कि जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के पहले कहा था कि 3 साल में आप 15 से 20 स्थानों पर जाइए, पहले अपना घर देखिए फिर बाहर जाइए। वो जो 2 करोड़ 20 लाख लोग देश के बाहर नहीं गए, उनने इस कोरोना के बीच में भी सैचुरेशन ला दिया। यही शायद हमारा अनुमान था जो सटीक निकला। लेकिन ये सिर्फ लागत और पैसे का खेल नहीं है, उसी से सर्वाइवल शुरू हुआ और उससे रिवाइवल भी शुरू हो गया। और इसलिए मगर देश में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। महानगर हमारे संक्रमित हैं। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य जो टूरिस्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आज भी संकट में है। लेकिन इन्हीं होटल्स ग्रुप के जो भी होटल छोटे शहरों में हैं, पहाड़ी राज्यों में हैं, वहाँ पर सैचुरेशन है। हमारे जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहाँ सैचुरेशन है। जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट है वहाँ जगह आपको भी नहीं मिलेगी पत्रकार होने के बावजूद भी। तो मैं एक आंकड़ा मैंने भी राज्यसभा में दिया था कि 2020 जनवरी में श्रीनगर में जो पर्यटक गए थे वो 4,500 थे। अभी जनवरी 2021 का आंकड़ा है 19,042, 4 गुने से ज़्यादा। अब ये धारा 370 हटने का कमाल है या बाकी चीज़ों की परिस्थितियाँ हैं, इसको हमें सकारात्मक देखना चाहिए। दूसरा आंकड़ा है जम्मू का। जम्मू में 9 करोड़ 27 लाख गए थे जनवरी 2020 में, इस बार गए हैं 7,29,000। अब लोग कहेंगे ये आंकड़ा कम है, उस समय अमरनाथ यात्रा थी, इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई, उसके बाद का आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल हो या हमारे पहाड़ी राज्य हो, वेलनेस टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश उसके लिए मुफीद जगह है। हमारे पास में साहसिक पर्यटन की गुंजाइश है, जो दुनिया चाहती है वो आपके पास में यहाँ पर है। और तीसरा है कि हम हॉस्पिटलिटी के बारे में सोचें कि हम कैसे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर और शांति, जो प्रशासन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सुरक्षा और शांति, वो आपके पास है। एक चर्चा और होती है फिल्म सिटी। जैसे योगी जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे, मुंबई में जो कलाकार हैं वो भी आएंगे, पूरे देश के कलाकार आएँ और हम उसका एक एटमॉस्फेयर दें। मध्य प्रदेश को कहते हैं कि अजब और गजब है, तो कभी लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसी फिल्म सिटी जैसी परिकल्पना हो? मैंने उसमें दूसरा पक्ष जो मेरे पास में था, कोरोना के बीच में फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा धक्का पहुंचा है, ये बात सच है। हमारे पास में किसी मॉन्यूमेंट पर उनको फोटोग्राफी करनी होती तो 1 साल परमिशन में लगता था, वो घटाकर हमने 20 दिन किया, ऑनलाइन किया और उसका परिणाम है कि श्रीनगर में अभी 26 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। दूसरा 1 लाख की फीस थी, हमने उसको 50,000 किया। तीसरा हमने आज़ादी के 75 वर्ष का सेलिब्रेशन अभी 12 मार्च से शुरू होगा, तो हमने 15 अगस्त तक किसी भी मॉन्यूमेंट पे उसमें 2 कैटेगरी को हमने छोड़ा है। एक तो आइकनिक साइट और दूसरा यूनेस्को की साइट, इनका करीब 47 होती है। बाकी आप किसी भी साइट पर जाइए, आप पत्रकार हो, आप टूरिस्ट हो, आप ट्रेवलर हो, आप फिल्म निर्माता हो, आपको किसी भी मॉन्यूमेंट में पैसा नहीं लगेगा। आप कुछ फिल्म भी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म सिटी के लिए आपके पास जगह है, मतलब खजुराहो इसके लिए बहुत बेहतरीन जगह है। खजुराहो को आइकनिक साइट में लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उसकी DPR बनाने के लिए पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने बुलाया है, हम भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, भारत सरकार के ऑफिशियल्स को, होटलियर को, टूर एंड ट्रेवल्स को और इवन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को, ऐसा नहीं कि कोई एक ही कोई वो रहेगा, जो इसमें इंटरेस्ट रखता है, ओपन फॉर ऑल हम चाहेंगे कि वो आएँ। DPR बाद में बनेगी, पब्लिक हियरिंग होगी कि आप चाहते क्या है। अक्सर होता है कि हम DPR लेते हैं और लाद देते हैं, ये टूरिज्म का तरीका नहीं होना चाहिए। टूरिज्म का तरीका होना चाहिए कि जो चीज़ हम खड़ी करें वो आने वाले समय में विस्तार लेती जाए, उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। पहला जी, अगर मैं देश की बात करूं तो जो रोजगार और इकोनॉमी, ये कंसर्न है, विपक्ष के हों सरकार के हों।
आप केंद्र में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बड़ा फैक्टर है, इसको लेकर भी बहुत चिंता है। विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि हम इकोनॉमी के मामले में धक्का तो हमको बहुत ज़बरदस्त लगा और रोजगार भी बहुत कम हुआ। मुझे लगता है इसमें विवाद कहाँ है। कभी सरकार ने नहीं कहा कि नहीं नुकसान नहीं हुआ, कौन उसको इनकार करेगा। लेकिन आप दूसरे पक्ष को भी देखिए कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिला देते हैं, तो आपने तो जेब से नहीं बनाया ना, वो तो खेत के किसान ने पैदा किया। तो आपको इकोनॉमी को एक एंगल से नहीं देखना होगा। नुकसान तो पूरी दुनिया का हुआ है, और अगर अभी भी उसके बाद भी आप उसको जैसे आज ही घोषणा की है कि मार्च तक विदेशी पर्यटकों की फ्लाइंग को रोक कर रखेंगे। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी अगर हम देखें कि जब हमने वंदे मातरम के माध्यम से लाखों लोगों को जो NRI थे या बाकी थे उनको बुलाया, वो तो रिस्क थी, दुनिया में कोई नहीं ले पाया। इसलिए इकोनॉमी को आपको आज के हर दिन के घटनाक्रम पर नहीं देखना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कहते थे कि सर्वाइवल कैसे होगा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री का। किसी होटल मालिक से पूछिए कि अगर 100 करोड़ का होटल है तो वो किस्त देना तो छोड़ दीजिए, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उसका नुकसान कितना है। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी कि देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, पर्यटक तो ला नहीं सकते, इस समय को काटना होगा मिलकर। और मैं हमेशा से इस ओपिनियन का रहा हूँ, सरकारें बहुत सारे देश में भिन्न भिन्न पार्टियों की होंगी, आप पूछिए। मैंने राज्य के मंत्रियों से 2 बार बात की और मैंने उनसे कहा कि हम सब स्टेक होल्डर हैं। पर्यटन का ठेका ना तो भारत सरकार ले सकती है ना कोई राज्य सरकार ले सकती है, आपको तय करना पड़ेगा। आप भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेट गवर्नमेंट, होटल, टूर एंड ट्रेवलर्स, गाइड्स और भी अलग जो लोग हैं जो हस्तशिल्प में लगे हैं। जब आप स्टेक होल्डर्स हैं तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसलिए इकोनॉमी के बारे में भी यही दृष्टिकोण होगा। टूरिज्म का शेयर 10% से ज़्यादा है इकोनॉमी में, और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि ये बाकी इकोनॉमी की तरह इसकी चाल नहीं होगी कि रेंगते रेंगते ऊपर बढ़ेगा। जिस पता चला कि आज 0 है, दूसरे दिन 20 होगा और तीसरे दिन 50 पार कर जाएगा, और वही वो हो भी रहा है जिसको हम संभाल नहीं पाए। मेरा आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि वक्त आपके पास ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं। बंगाल में आजकल आप वक्त दे रहे हैं, पूरी लीडरशिप वक्त दे रही है, उम्मीदें ज़्यादा हैं या ममता दीदी के खिलाफ जो माहौल उसका फ़ायदा मिलेगा? मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीति का जो चरित्र है वो दिख रहा है और दुनिया उसको असेस करती है। बंगाल में जो समस्या है कि बंगाल की पहचान क्या है। हम और आप बंगाल को दूर से देखें या बंगाल में जाकर देखें, संस्कृति बंगाल की पहचान है। वहाँ का संगीत, वहाँ के गीत, वहाँ का नृत्य, वहाँ का साहित्य, वहाँ की विद्वत्ता, ये बंगाल की पहचान रही है। रविंद्र संगीत की जगह पर कोई बम और गोली की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, ये बात आप मान कर चलिए। और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसकी पैरवी नहीं कर पाता। जहाँ मैं उत्तर बंगाल में हूँ, मैं वहाँ का कह सकता हूँ कि लोगों ने भय, आतंक और हिंसा के बावजूद भी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। अचानक आपके पास 3 MLA हैं लेकिन आपके पास में 18 सांसद है। ये परिवर्तन साफ दिखता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बंगाल में ममता जी ने इकबाल खो दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो उम्र होती है लोकतंत्र में, भारत में ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूरी नहीं करने दो। वो जो उनकी तारीख है, जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी, लेकिन सत्ता वहाँ उनके हाथ से गई, ये बात आप मान लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। मैं अपने सहयोगी जिया से कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।